नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह और आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस एजुकेशनल चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं 12 बायोलॉजी का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। और आज हम लोग इसका पार्ट 3 वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इससे पहले इस अध्याय का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आपके YouTube पे अपलोड है, जिसमें हम लोग क्रमशः 1 से लेकर के 50 तक और दूसरे पार्ट में 51 से लेकर के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का डिस्कशन किए थे। इसका मतलब ये हमारा तीसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे 101 प्रश्नों से लेकर के 150 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन। तो चलिए बिना कोई देर किए हुए आज के इस वीडियो का पहला और आपके मटेरियल का 101 नंबर प्रश्न का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला सवाल है और आपके मटेरियल का 101 नंबर प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर मुकुलन किसको कहते हैं। तो मुकुलन का मतलब होता है कि ये एक अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है। मुकुलन क्या है? अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है, यानी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग मुकुलन का एक पार्ट आप लोग मान सकते हैं। तो मुकुलन का मतलब क्या होता है कि जब किसी जीव के शरीर पर, याद रखिएगा, जब किसी जीव के शरीर पर या तो अंदर या तो फिर इसके बाहर एक छोटा सा उभार उत्पन्न हो जाता है और धीरे धीरे उभार क्या होता है, एक नई कलिका में कन्वर्ट हो जाता है और उस कलिका से एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो जीवों में पाए जाने वाले प्रजनन को हम लोग बोलते हैं मुकुलन। यानी अगर किसी जीव में इस प्रकार की प्रजनन की क्रिया होती है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मुकुलन। क्योंकि यहाँ पर सवाल क्या है कि नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इस 4 ऑप्शन में से ये पूछा जा रहा है कि आखिर मुकुलन किसमें होता है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ईस्ट, इसमें मुकुलन विधि के द्वारा जो है ना प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। तो 101 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक का जो एक सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा जो दूसरा सवाल है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीज चोल खाया जाता है, यानी नीचे में 4 या 3 फल दिए गए हैं और इस 3 फल में से ये पूछा जा रहा है कि इसका जो बीज चोल खाया जाता है, यानी बीज का ऊपर वाला जो कवच होता है वो खाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीची। क्योंकि हम सबको पता है कि लीची के अंदर एक बीज होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। आप सबको पता होगा कि लीची के अंदर क्या होता है कि ब्लैक कलर का बीज होता है और इस बीज के ऊपर आपको एक सफेद जो है ना उजला परत पाया जाता है, उसी परत को हम लोग बोलते हैं बीज चोल। और इसमें से लगभग जितने भी बच्चे हमारे वीडियो देख रहे होंगे वो अपने जीवन में कभी ना कभी तो लीची खाए होंगे। तो लीची अभी मंजर आ रहा है, कुछ दिन के बाद के मार्केट में लीची आएगा और हमारे भी बाग में बहुत सारे लीची हैं। बहुत सारे बच्चों को अभी से इनवाइट है कि आकर के मेरे यहाँ लीची खाइएगा। तो ये जो लीची है इसका जो बीज होता है ये ब्लैक होता है और इस बीज के ऊपर एक उजला परत होता है जिसको फल कहते हैं। तो आखिर हम लोग क्या करते हैं, उसी उजला फल का वो क्या करते हैं, खाते हैं। तो याद रखिए क्या करा कि बीज चोल खाया जाता है। तो बीज चोल किसका खाया जाएगा जी? तो बीज चोल खाया जाएगा लीची का। तो हमारा 102 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लीची। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लीची, यानी 102 का जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लीची। ऑप्शन नंबर ए यानी कि लीची। चलिए 103 नंबर सवाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। कह रहा कि किसमें कृत्रिम बीज का निर्माण होता है। यानी यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए, एक है कायिक भ्रूण और दूसरा है बहुभ्रूण। इसमें आपको ये बताना होगा कि किसमें कृत्रिम बीज का निर्माण होता है। कृत्रिम मतलब होता है कि मानव के द्वारा बीज का निर्माण कराया जाता है। कृत्रिम बीज का मतलब हुआ कि मानव के द्वारा बीज का निर्माण कराया जाता है। जैसे आप सबको पता होगा कि इसको हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन के भी नाम से जानते हैं, जिसमें कि आपके बाजार में जितने भी हाइब्रिड बीज आते हैं उसको हम लोग कृत्रिम बीज कहते हैं। तो कृत्रिम बीज का निर्माण कराया जाता है कायिक भ्रूण से। याद रखिएगा, कृत्रिम बीज का निर्माण कराया जाता है कायिक भ्रूण से। तो यानी कि 103 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा
हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिए, जब भी सवाल में पूछे कि कृत्रिम बीज का निर्माण किससे होता है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कायिक भ्रूण। ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम लोग बोलते हैं कायिक भ्रूण। चलिए, हमारा जो अगला सवाल है इसको हम लोग देख रहे हैं। 2016 के एनुअल एग्जाम में आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भ्रूण कोश, देखिए यहाँ पर भ्रूण कोश, क्वेश्चन क्या कह रहा है, भ्रूण कोश। याद रखो, क्वेश्चन है कि भ्रूण कोश की जो सेंट्रल कोशिका होती है, सेंट्रल का मतलब होता है कि बीच वाली जो कोशिका होती है, हम सबको पता है कि इस प्रकार की जो अंडाकार संरचना होती है इसको हम लोग बोलते हैं भ्रूण कोश। कई बार आपको बता चुके हैं। तो भ्रूण कोश में क्या होता है कि 3 कोशिकाएं यहाँ और 2 कोशिका बीच में और 3 कोशिका नीचे में, इसलिए कभी कभी अरेंजमेंट भी पूछता है। तो 3:2:3 एक कोशिका का अरेंजमेंट होता है भ्रूण कोश के अंदर। तो यहाँ पर पूछ रहा है सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब होता है बीच, सेंट्रल का मतलब होता है बीच। तो भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका होती है। तो भ्रूण कोश की जो सेंट्रल कोशिका होती है, जब ये दोनों आपस में मिल जाता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। याद रखिएगा कि भ्रूण कोश की जो बीच वाली कोशिका होती है, जब ये दोनों कोशिका आपस में मिल जाए तो इन दोनों को मिलने से जो बनेगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। याद रखो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीयक केंद्रक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको आप याद रखिएगा। इसीलिए एक भ्रूण कोश के अंदर 7 कोशिका, याद रखिएगा, एक भ्रूण कोश के अंदर 7 कोशिका और 8 कोशिका और 7 केंद्रक हो जाते हैं। 8 कोशिका और 7 केंद्रक हो जाते हैं। अब 8 कोशिका का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कोशिका की संख्या हो जाएगी 8। लेकिन जब हम इसमें केंद्रक की बात करेंगे, क्योंकि बीच वाला जो ये 2 कोशिका है, ये दोनों आपस में मिल करके बना लेता है द्वितीयक केंद्रक। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका, सेंट्रल माने बीच वाली कोशिका, जिसकी संख्या होती है 2, और ये दोनों कोशिका आपस में मिलकर के बना लेता है द्वितीयक केंद्रक। तो 104 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 104 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है और बड़े ही बारीकी से इस सवाल को आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें जल परागन होता है, जल परागन। देखिए, जल परागन का मतलब हुआ क्या कि जब जल के माध्यम से एक पुष्प के परागकोश से निकलने वाला परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं जल परागन। अब बहुत सारे बच्चे जो ही यहाँ पर जल परागन देखेंगे, उसके दिमाग में ये चीज आता है कि जल में पाए जाने वाले जितने भी पौधे होंगे उसमें जल परागन होगा, जबकि ये बातें बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में जो जलकुंभी दिया गया है, ये भी जल में पाया जाता है, लेकिन इसमें हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर जल परागन की क्रिया हो रही है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, पर परागन की क्रिया होगी। तो यहाँ पर चूंकि जलकुंभी में क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है, जबकि यहाँ पर चर्चा हो रही है किसकी, लैंगिक प्रजनन की। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो कमल दिया गया है, कमल का मतलब जो पानी में खिलता है, हमारे बिहार में अगर खिलता है उसको कोका कहते हैं, उजला कलर का होता है। बहुत सारे इसी की प्रजाति जो है ना लाल कलर की खिलती है, जिसको हम लोग कमल कहते हैं। बिहार में भी हमारे यहाँ बहुत सारे स्थान पे कमल का फूल खिलता है। अगर जिन व्यक्तियों को कमल का फूल देखना है तो हमारे पड़ोसी जिला बेगूसराय है, वहां पर कावर पक्षी झील नामक एक स्थान है, जो कि बेगूसराय के जिला से कुछ किलोमीटर आगे है। अगर आप वहां जाएंगे तो एक तालाब में आपको एकदम जबरदस्त तरीके से कमल देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से आप विजिट कीजिए, वहां पर आपको कमल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सवाल क्या करा कि निम्न में से किसमें जल परागन होता है, क्योंकि कमल भी तो पानी में रहता है। लेकिन हम आपको याद होगा कि थ्योरी में बताए थे कि कमल जलीय पौधा तो है, लेकिन इसमें जो है ना कीट के द्वारा परागन होता है, तो ये एक्सेप्शन में आ जाता है। तो इसीलिए हमारा कमल जो है ये भी गलत हो जाएगा। तो आप बचा क्या, हाइड्रीला। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर सी सही हो गया तो इसका मतलब बी और सी ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जल द्वारा परागन का मतलब होता है कि जब एक पुष्प के परागकोश को से निकलने वाला परागकण जब जल के माध्यम से किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचे,
तो परागन की इस विधि को हम लोग जल परागन कहते हैं। और ये जल परागन आपके इन तीनों ऑप्शन के अनुसार हाइड्रिला में होगा, क्योंकि जलकुंभी और लैंगिक प्रजनन करेगा, और कमल जो है ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, क्योंकि इसमें कीट के द्वारा परागन की क्रिया संपन्न होती है। इसीलिए हमारा 105 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा 105 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि एनाट्रोपस बीजांड होता है। देखिए जितने भी सामान्य प्रकार के बीजांड होते हैं, जितने भी सामान्य प्रकार के बीजांड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनाट्रोपस बीजांड। याद रखिएगा, क्योंकि जब भी मैं आपको क्लास में भी बीजांड जो आपको बनवाता हूं उस बीजांड का नाम होता है एनाट्रोपस बीजांड। और यह बीजांड जो है ना हमेशा उल्टा होता है। याद रखो ये बीजांड हमेशा उल्टा होता है। उल्टा इसलिए होता है कि इस बीजांड के नीचे वाले भाग को हम लोग बीजांड द्वार या माइक्रोफाइल कहते हैं, और ऊपर वाले भाग को हम लोग निभाग कहते हैं। समझे? तो याद रखिएगा कि जब बीजांड द्वार नीचे की ओर रहे तो ये बीजांड उल्टा है, और इस बीजांड को हम लोग एनाट्रोपस के नाम से जानते हैं। और जितने भी सामान्य प्रकार के बीजांड होते हैं, आप चाहे कहीं भी क्लास करते होंगे, आपके जो शिक्षक बीजांड आपके बोर्ड पर बनाते होंगे वो एक प्रकार का समान प्रकार का बीजांड है, और उस बीजांड को हम लोग क्या बोलते हैं? एनाट्रोपस कहते हैं। तो याद रखिएगा एनाट्रोपस जो बीजांड है वो क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है। एनाट्रोपस जो बीजांड होता है वो हमारा बिल्कुल उल्टा होता है। तो 106 का जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 106 का हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जल्दी जल्दी आप इसको देखते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 107। क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं जिससे कि क्या बनता है जी? हमारे घर में रोटी बनती है। तो गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है? याद रखो गेहूं में भी क्या होता है कि छोटे छोटे फूल खिलते हैं, क्योंकि हम लोग उसका अवलोकन नहीं करते हैं, क्योंकि उसका जो फूल होता है वो अट्रैक्टिव नहीं होता है। समझे? उसमें ज्यादा वो क्या होता है? चटकीले और भड़कीले नहीं होते हैं, और आकार में काफी छोटे होते हैं, और इसमें बिल्कुल भी गंध नहीं पाया जाता है। इसलिए हम लोग इसको जो है ना हमारे आसपास में रहने के बावजूद भी इसको हम लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसको सही से देख नहीं पाते हैं। तो कह रहा कि गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है? तो याद रखो कि गेहूं में जो परागन होता है वो वायु के द्वारा होता है। याद रखिएगा गेहूं में जो परागन होता है वो किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है। यानी गेहूं का जो फूल है ना वो एक वायु परागित पुष्प होता है। गेहूं का जो फूल होता है वो एक वायु परागित पुष्प होता है। और वायु परागित पुष्प का मतलब होता है कि आकार में छोटा होगा, रंगहीन होगा, आकर्षकहीन होगा, और ये किसी भी प्रकार का चटकीला और भड़कीला नहीं होगा, जिसके कारण इसका जो परागकण है ना वो हवा में उड़ते हुए किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने का काम करेगा। तो याद रखिएगा कि कह रहा कि गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कि गेहूं में जो परागन होता है वो वायु के द्वारा होता है। गेहूं में जो परागन होता है वो किसके द्वारा होता है? वो वायु के द्वारा होता है। तो हमारा जो है 107 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 107 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जब भी अंग्रेजी वर्ड आता है तो बहुत सारे बच्चों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप इंटर पास करके ग्रेजुएशन करोगे और वहां पर अगर आपका साइंस का कोई सब्जेक्ट होगा और उसका जो एनुअल एग्जाम होगा या वार्षिक जो एग्जाम होगा उसमें आपको इंग्लिश मीडियम में ही क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा। तो जो भी बच्चे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और जब भी ऑप्शन में अंग्रेजी आता है आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, तो इस दर्द का धीरे धीरे दवाई खोज लीजिए, क्योंकि अंग्रेजी के बिना बायोलॉजी संभव है भी नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? एस्केटेलम किसका भाग है? तो याद रखो ये भाग हमारा कहलाता है ग्रास, किसका? ग्रास कॉटलैंड का। अब यहाँ पर ग्रास कॉटलैंड का मतलब होता है कि ये एक प्रकार का बीज का भाग है। ये एक प्रकार का क्या है? बीज का भाग है, एक प्रकार का सीड का भाग। और सीड का जो एक ऊपर वाला भाग होता है, जैसे ये हमारा बीज हो गया, और इस बीज का जो ऊपर वाला भाग है जिससे कि एक नई कलिकाएं विकसित होती है और धीरे धीरे उससे एक नए पौधों का विकास होता है, इसी भाग को हम लोग बोलते हैं ग्रास कॉटलेडोन। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 108 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 108 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अब अगला सवाल है कि एक स्वपरागकण बनाने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो याद रखो कि जितना संख्या पूछे उसका आंसर वही हो जाएगा। यानी क्या पूछ रहा है, एक स्वपरागकण बनाने के लिए, तो एक स्वपरागकण बनाने के लिए सूत्री विभाजन की जो आवश्यकता होगी, सुनिए यहाँ पर अच्छे समझिए। जैसे एक सूत्री विभाजन के बावजूद, यहाँ पर समझिएगा, एक सूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप, एक सूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप आपको कुल मिलाकर के 4 परागकण बनेंगे। कितने परागकण बनेंगे? 4 परागकण बनेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक सूत्री विभाजन में कितना? 4 परागकण। एक सूत्री विभाजन में कितना? 4 परागकण। कितना परागकण? 4 परागकण। तो यहाँ पर अगर आपको 25 परागकण का सूत्री विभाजन कर दिया जाए तो वो कितने परागकण बना लेंगे? 100 परागकण बना लेंगे। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। फिर से समझ लीजिए इसको, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। एक सूत्री विभाजन के बाद 4 परागकण बनते हैं। सीधे शब्दों में इसको ऐसे समझिए कि एक सूत्री विभाजन के बाद 4 परागकण बनते हैं। तो 25 सूत्री विभाजन के बाद कितना परागकण बनेगा? तो सिंपल सी बात है, 100 परागकण बनेगा। तो क्वेश्चन भी तो वही पूछ रहा है कि 100 परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 25 सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। आपके किताब में या जो मटेरियल में इतना लिखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो अपना मटेरियल सही कर लीजिए। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 109 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 109 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा सवाल है कि चींटी द्वारा परागकण को क्या कहते हैं। देखो, चींटियों द्वारा जो परागकण होता है, जैसे चींटी और पौधा दोनों के बीच आप सबको पता है कि सहजीविता का संबंध होता है। चींटी और पौधा दोनों के बीच सहजीविता का संबंध होता है। सहजीविता का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करके अपना जीवन यापन चलाते हैं। जैसे मान लो कि एक बगुला और एक पानी में भ्रमण कर रहा जो भैंस होता है उसके बीच संबंध होता है। क्योंकि पानी में जब भैंस मूव करता है, इधर उधर चरता है, उसको बहुत सारे जोंक उसके ऊपर में जो है ना खून चूसने के लिए उसके शरीर पे क्या करते हैं? फंस जाते हैं। और बगुला क्या करता है कि उस भैंस के पीठ पर बैठ करके उस जो छोटा छोटा उसके अंदर जो चूसक होता है, जो जिसको आप जोंक कह सकते हो, उस जोंक को बगुला खा जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि बगुला को भोजन भी मिल रहा है, बगुला को आश्रय मिल रहा है, और बगुला उसके बदले में क्या करता है कि भैंस से जो ब्लड चूस रहा है उस जीव को, परजीवी को वो खा रहा है। इसका मतलब भैंस को भी लाभ हो रहा है और बगुला को भी लाभ हो रहा है। तो इस संबंध को हम लोग बोलते हैं सहजीविता का संबंध। इसी तरह से पौधे और चींटी के बीच में भी सहजीविता का संबंध होता है। जैसे अगर बहुत सारी चींटियां पत्तियों के आसपास में मंडराते रहेगी, इससे बहुत सारे जो शिकारी हैं वो शिकारी क्या करेगा, उस पत्ती को खाएगा नहीं, उस पत्ती को चरेगा नहीं। इसके कारण क्या होगा कि पौधों की पत्तियों की भी सुरक्षा होगी, और जब पौधों के पत्तियों की सुरक्षा होगी तो क्या होगा, पौधों का विकास होगा। और इसके बदले में चींटी को भी क्या फायदा होता है, उसको रहने के लिए एक उपयुक्त वातावरण मिल जाता है, उसको रहने के लिए एक आवास की उपलब्धता हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि चींटी और पौधों के बीच सहजीविता का संबंध है। इसका मतलब है कि एक चींटी का एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर आना जाना लगा रहता है, और जब एक चींटी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाती है तो कभी कभी क्या होता है कि उन चींटी के शरीर पर एक पौधों के पुष्प के परागकोश से निकलने वाला परागकण चिपक जाता है, और यह चींटी जब इसको लेकर के किसी दूसरे पौधों के वर्तिकाग्र पर पहुंचती है तो यहाँ पर परागन की क्रिया संपन्न हो जाती है, और इस परागन को हम लोग बोलते हैं चींटी द्वारा परागन। इस परागन को हम लोग बोलते हैं चींटी द्वारा परागन। और चींटी द्वारा जो परागन होता है इसको हम लोग मरमीकोफिली के नाम से जानते हैं। तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार इस पे और भी हम चर्चा किए थे प्रीवियस, जब हम ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कर रहे थे उस पे। तो याद रखिए कि चींटी द्वारा जो परागन होता है इस परागन को हम लोग बोलते हैं मरमीकोफिली। चींटी द्वारा जो परागन होता है इस परागन को हम लोग बोलते हैं मरमीकोफिली। याद रखिएगा, चींटी द्वारा जो परागन होता है इसको हम लोग बोलते हैं मरमीकोफिली। हमारा जो अगला सवाल है वो है 111 नंबर, और ये सवाल कह रहा है कि सामान्यतः कैप्सेला में भ्रूणपोष होता है। देखिए, जब भी भ्रूणपोष की बात करें इसका मतलब होता है इंडोस्पर्म,
और भ्रूणपोष की जब भी बात किया जाए तो भ्रूणपोष का मतलब आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या होता है कि एक द्वितीयक केंद्रक, भ्रूणपोष का मतलब होता है कि इसमें एक द्वितीयक केंद्रक और दूसरा द्वितीयक नर युग्मक, द्वितीयक नर युग्मक, इन दोनों के मिलने से जो है ना भ्रूणपोष की उत्पत्ति होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि भ्रूणपोष का मतलब क्या हो गया कि जब द्वितीयक केंद्रक और द्वितीयक नर युग्मक आपस में मिलते हैं तो इसके मिलने से क्या होता है कि इंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष की उत्पत्ति होती है। तो द्वितीयक केंद्रक जो होता है ये 2n होता है और द्वितीयक नर युग्मक जो होता है वो n होता है। तो यहाँ पर हमारा एक हो गया 2n और एक हो गया n, तो दोनों को मिला देंगे तो हमारा हो जाएगा, चूंकि दोनों मिलकर के इंडोस्पर्म बनता है तो इंडोस्पर्म हमारा हो जाएगा 3n, यानी 3n को हम लोग बोलते हैं त्रिगुणित। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सामान्यता भ्रूणपोष होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा सामान्यता जो भ्रूणपोष होंगे वो त्रिगुणित होते हैं, सामान्यता जो भ्रूणपोष होते हैं वो त्रिगुणित होते हैं, यानी 111 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणपोष, एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोष प्रायः होते हैं, यानी हमारा जो भ्रूणकोष होता है वो कैसा होता है। तो भ्रूणकोष में मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि जब अगर हम कोशिका की बात करेंगे तो ये हमारा क्या होगा कि जब भी हम कोशिका की बात करेंगे तो ये हमारा 7 कोशिकीय हो जाएगा। हमारा जो भ्रूणपोष है वो प्रायः क्या होता है कि 7 कोशिकीय होता है, भ्रूणपोष जो होता है हमारा प्रायः 7 कोशिकीय होता है। हमारा अगला सवाल है 113 नंबर। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीजांड के बीजांड काय में पाई जाने वाली संरचना, यानी हमारा जो ये बीजांड होता है इस बीजांड के बीजांड काय में पाई जाने वाली जो संरचना होता है जो कि स्पोरोफाइट, जो कि स्पोरोफाइट की अंतिम अवस्था होती है, मतलब जो स्पोरोफाइट्स की जो सबसे अंतिम अवस्था होती है, इस अंतिम अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस अंतिम अवस्था को हम लोग बोलेंगे गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। तो याद रखिएगा ये साधारण सी क्वेश्चन है कि कह रहा कि बीजांड के बीजांड काय में पाई जाने वाली रचना जो स्पोरोफाइट की अंतिम अवस्था होती है, जो स्पोरोफाइट की अंतिम अवस्था होती है, तो इस अंतिम अवस्था को हम लोग बोलेंगे गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। इसे हम लोग बोलेंगे गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, इसको हम लोग बोलेंगे गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। तो 113 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 113 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि बहुभ्रूणता, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, यानी किस प्रकार के पौधों में जो है बहुभ्रूणता जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो बहुभ्रूणता जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में। याद रखिएगा जो जिम्नोस्पर्म वाले पौधे होते हैं उसमें बहुभ्रूणता जो है वो सबसे अधिक पाया जाता है। तो बहुभ्रूणता अगर जब भी पूछे कि सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है तो वो जिम्नोस्पर्म वाले जो प्लांट होते हैं उसमें बहुभ्रूणता जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। 115 नंबर जो क्वेश्चन है ये एक बार रिपीट हो गया है और फिर से आया। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइपेंथेडियम पुष्पकर्म किसमें पाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा पीपल। चूंकि एक बार और ये रिपीट हो गया इसलिए हम लोग स्पीड से इस पे चलते हैं। 115 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पीपल। 115 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पीपल। हमारा जो अगला सवाल है कि वह स्थान जहां बीजांड और बीजांड वृंत आपस में जुड़ता है, मैंने आपको बताया था कि जो वैसा स्थान जहां पर बीजांड यानी ये वाला भाग और बीजांड वृंत यानी जो इसको स्टैंड की तरह पकड़ के रखा है वो आपस में जुड़ता है, तो उस संधि स्थल को हम लोग बोलते हैं नाभिका। उस संधि स्थल को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिका। तो याद रखिएगा कि बीजांड और बीजांड वृंत को जो जोड़ने वाला संधि स्थल होता है उस संधि स्थल को हम लोग बोलते हैं नाभिका। उस संधि स्थल को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिका बोलते हैं। 116 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 116 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल है कि आवृत बीजियों में चारों लघु बीजाणुओं के चतुष्क को परिवर्ध करने वाली भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है।
ये जो हमारा आवृत्त बीजी है, जिसका जो चारों लघु बीजाणु है, जो कि एक चतुष्कोणीय संरचना बना लेती है, तो ये जो चतुष्कोणीय संरचना होता है किसका बना होता है? तो ये बना होता है कैलोज का। याद रखिएगा, किसका बना होता है? कैलोज का बना होता है, कैलोज का बना होता है। तो हमारा जो 117 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी जितने भी आवृत्त बीजी हैं उसमें जो लघु बीजाणु के चतुष्कोणीय संरचना होती है, ये किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं कैलोस का। किसका बना होता है? कैलोस का बना होता है। अगला सवाल हमारा है कि ऑर्थोट्रोपस, यानी ये बीजांड का एक प्रकार है। जैसे इससे पहले भी एक बीजांड आया था जिसको हम लोग सामान्य बीजांड के नाम से जानते थे, जिसको हम लोग एनाट्रोपस कहते थे। इसी तरह से एक और बीजांड है जिसका नाम है ऑर्थोट्रोपस बीजांड। अब कहता है ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होते हैं, यानी बीजांड द्वार और निभाग होते हैं। जैसे मान लो ये आपका ऑर्थोट्रोपस मान लीजिए एक प्रकार का क्या है? बीजांड है, और इस बीजांड में एक भाग पे होगा निभाग, एक भाग में होगा निभाग, और दूसरे छोर पर क्या होगा? बीजांड द्वार। दूसरे छोर पर आपको क्या होगा? बीजांड द्वार। तो ये दोनों के कैसे होते हैं? तो आपको पता है कि एक दूसरे के बिल्कुल सीधी रेखा में पाया जाएगा, माने एक दूसरे के ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सीधी रेखा में पाया जाएगा। यानी अगर हम इसमें बात करेंगे कि यहाँ पर मैंने एक बीजांड बना दिया और इस बीजांड के एक छोर पर आपको क्या है? बीजांड द्वार है। एक छोर पर क्या है आपका? बीजांड द्वार है। याद रखो, एक छोर पर क्या है हमारा? बीजांड द्वार, और दूसरे छोर पर हमारा क्या है? निभाग। दूसरे छोर पर हमारा क्या है? निभाग। तो ये कह रहा कि कैसे होते हैं? ये दोनों एक सीधी रेखा में होते हैं, यानी बीजांड वृत्त से एक सीधी रेखा में होते हैं। मतलब दोनों को अगर मिला दो ना बीचों बीच, तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? सीधी रेखा में होंगे। इसीलिए हमारा 118 को जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। हमारा जो बीजांड है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। गुरु बीजाणु जो मातृ कोशिका है, इसमें हमारा क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो 119 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 119 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि आवृत्त पुष्प निम्न में से किसमें होता है? देखिए, आवृत्त पुष्प का मतलब क्या होता है? मैंने आपको थ्योरी में बताया होगा कि कुछ ऐसे फूल होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि आपका वर्तिकाग्र भी पाया जाएगा और इसके अंदर जो है आपको परागकोश भी पाया जाएगा, यानी वर्तिकाग्र भी पाया जाएगा और परागकोश भी पाया जाएगा। इसका मतलब ये जो पुष्प है ये द्विलिंगी पुष्प है, लेकिन इसके जो फलक है ना वो हमेशा बंद ही रहते। मतलब ऐसे फूल होते हैं जिसके फलक जो है वो कभी खुलते ही नहीं, मतलब इसका जो फलक है वो हमेशा बंद रहता है। तो जिस फूल का फलक हमेशा बंद रहे, इस फूल को हम लोग बोलते हैं आवृत्त पुष्प। इस फूल को हम लोग क्या बोलते हैं? आवृत्त पुष्प। और इसमें होने वाली जो परागण की क्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं कैलिस्टोगेमी। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं अनुन्मील्य परागण। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनुन्मील्य परागण। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो अनुन्मील्य परागण है या फिर जो आवृत्त पुष्प है, इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कनकौआ। इस ऑप्शन के अनुसार इसका एग्जाम्पल हो गया कनकौआ। अगर यहाँ ऑप्शन में कनकौआ नहीं रहे तो कहीं कहीं आपको मूंगफली या फिर कहीं कहीं आपको बायोला, अगर ये भी ऑप्शन में रहे तो ये भी हमारा क्या है? आवृत्त पुष्प का उदाहरण है। मतलब इसका जो फूल होता है ना वो 100% इसका फलक बंद होता है और इसका फलक जो है वो कभी खुलता नहीं है, इसीलिए इस फूल को हम लोग आवृत्त पुष्प के भी नाम से जानते हैं। तो हमारा जो 120 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 120 का जो हमारा सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं। अगला सवाल है कि पराग तथा बीजाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये सीधी सी याद है कि जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग पराग या फिर बीजाणु के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग पॉलिनोलॉजी कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोलॉजी कहेंगे। यानी जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग पराग या बीजाणु के बारे में अध्ययन करेंगे तो विज्ञान की शाखा को हम लोग पॉलिनोलॉजी कहते हैं। तो यानी 121 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा
हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 121 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 122 नंबर सवाल देख रहे हैं, कहता है किसी प्रागकण का बाहरी स्तर निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधी पदार्थ का बना होता है। यानी प्रागकण का जो बाहरी स्तर होता है, प्रागकण यानी नर युग्मक, उसका जो हमारा बाहरी स्तर होता है वो किसका बना होता है। तो याद रखो ये बना होता है एस्पोरोपोलेनिन का, एस्पोरोपोलेनिन का। और ये एक प्रकार का प्रतिरोधी पदार्थ होता है जिससे प्रागकण को जो है ना सूखने या खराब होने से सुरक्षा मिलती है। तो याद रखिएगा कि प्रागकण का जो बाहरी पदार्थ है इसको हम लोग एस्पोरोपोलेनिन कहते हैं, जो कि एक प्रतिरोधी पदार्थ होता है और इससे प्रागकण को जो है ना सुरक्षा प्रदान होती है। 123 नंबर सवाल है, कहता है किसी ओव्यूल, यानी जो ही यहाँ पर ओव्यूल, ओव्यूल का मतलब बीजांड, ओव्यूल का मतलब बीजांड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा कि किसी बीजांड का शरीर एम्ब्रायोसैक यानी भ्रूणपोष, एम्ब्रायोसैक मतलब भ्रूणपोष, भ्रूणकोष, एम्ब्रायोसैक का मतलब भ्रूणकोष, और माइक्रोफाइल, माइक्रोफाइल का मतलब होता है बीजांड द्वार। याद रखिएगा बीजांड द्वार। हिंदी इसलिए लिख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है ना वो हिंदी नहीं समझते, जिसके बाद क्योंकि उसको आंसर पता रहता है लेकिन हिंदी के कारण में उसको वो सही से आंसर नहीं कर पाते। और क्या करा, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल का मतलब होता है कि बीजांड वृंत, बीजांड वृंत, बीजांड वृंत। तो अगर आप इस क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे तो क्वेश्चन ये हो जाएगा कि किसी बीजांड का शरीर भ्रूणकोष, बीजांड द्वार और बीजांड वृंत यदि एक सीधी रेखा में हो, यदि एक सीधी रेखा में हो तो इस प्रकार के बीजांड को हम लोग क्या कहेंगे। तो इस प्रकार के बीजांड को हम लोग ऑर्थोट्रोपस के नाम से जानेंगे। याद रखना, इस प्रकार के बीजांड को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थोट्रोपस के नाम से जानेंगे। नहीं यानी वैसा बीजांड जिसमें एम्ब्रायोसैक यानी भ्रूणकोष, माइक्रोफाइल यानी बीजांड द्वार और फ्यूनिकल यानी बीजांड वृंत तीनों एक सीधी रेखा में पाया जाता हो, तो इस प्रकार के बीजांड को हम लोग ऑर्थोट्रोपस बीजांड के नाम से जानते हैं। 128 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 128 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 124 नंबर सवाल देख रहे हैं, कहता है यदि बीजांड, ओव्यूल, ओव्यूल का मतलब होता है बीजांड, यदि बीजांड मुड़ा हुआ हो तथा भ्रूणकोष घोड़े के नाल जैसी हो, यानी अगर किसी का जो बीजांड है वो मुड़ा हुआ हो और उसका जो भ्रूणकोष है वो घोड़े की नाल माने इस तरह की हो, घोड़े के नाल जैसी हो, तो इस प्रकार के बीजांड को हम लोग क्या कहते हैं। तो इस प्रकार के बीजांड को हम लोग बोलते हैं एम्फीथ्रोपस, एम्फीथ्रोपस बीजांड कहते हैं। तो यानी बीजांड के कई प्रकार होते हैं और फाइनली मैं आपको क्लास में जितने भी बीजांड है उसका एक लिस्ट भी दिए होंगे, अगर नहीं दिए तो आप क्लास में उसका लिस्ट बनवा लीजिए, समझे। और उस कौन कौन से बीजांड की क्या क्या विशेषता होती है उसको निश्चित रूप से याद करके रखिए, क्योंकि बीजांड से संबंधित कई प्रश्न जो है आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि अगर बीजांड मुड़ा हुआ हो और उसका जो भ्रूणकोष है ये भ्रूणकोष कैसा हो, घोड़े के नाल की तरह हो, तो इस प्रकार के बीजांड को हम लोग बोलते हैं एम्फीथ्रोपस। क्या बोलेंगे, इस प्रकार के बीजांड को हम लोग बोलेंगे एम्फीथ्रोपस। तो 124 का जो हमारा सही आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 124 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि यदि प्रागकण का स्थानांतरण वायु द्वारा होता हो, एकदम साधारण सी क्वेश्चन है, यदि किसी पुष्प के परागकोश से निकलने वाले परागकण का स्थानांतरण वायु के माध्यम से होता हो तो परागन की इस विधि को हम लोग बोलते हैं एमिन्योफिली। याद रखिएगा, परागन की इस विधि को हम लोग बोलते हैं एमिन्योफिली, एमिन्योफिली। तो यानी वायु द्वारा जो परागन की क्रिया होती है उसे हम लोग बोलते हैं एमिन्योफिली। यानी 125 का जो हमारा सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 125 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें कैलिस्टोगेमी होता है। देखिए कैलिस्टोगेमी को हिंदी में बोलते हैं अनूनमिल्य परागन, अनूनमिल्य परागन, अनूनमिल्य परागन। याद रखिएगा कैलिस्टोगेमी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनूनमिल्य परागन।
और अनुन्मिल्य परागन का मतलब होता है कि वैसा पुष्प जिसका फलक हमेशा बंद हो और उस फलक के अंदर परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों मौजूद हो, और क्या होगा कि परागकोश से निकलने वाले जो परागकण है वो स्वतः ही उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए। तो इस प्रकार के परागन को हम लोग कैलिस्टोगेमी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो है ऑप्शन है कोलेमिलिना, क्या लिखल है, कोमेलिना, जो कि क्या है, कैलिस्टोगेमी का एक उदाहरण है, जो कि कैलिस्टोगेमी का एक उदाहरण है। अगला सवाल है कि यदि परागकण एक ही पौधों के दो पुष्पों के बीच होता हो, तो ये तो बिल्कुल आसान है। अगर परागन की क्रिया एक ही पुष्प के एक ही पौधे के दो पुष्प के बीच होता हो, इसको हम लोग बोलते हैं जीटोनोगेमी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीटोमोगेमी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीटोमोगेमी बोलेंगे, याद रखिएगा। कहता है यदि परागकण मधुमक्खी द्वारा होता हो, यानी मधुमक्खी का मतलब हो गया कीट, तो कीट द्वारा जो परागन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोफिली। याद रखिएगा, चूंकि मधुमक्खी जब भी बोले तो मधुमक्खी के द्वारा जो परागन होगा उसको हम लोग बोलते हैं कीट परागन। याद रखिए, क्या बोलेंगे, कीट परागन। और कीट परागन को मैंने आपको बताया होगा कि ऑर्निथोफिली कहते हैं। कुल मिलाकर हम 7 जो परागन होता है उसका एक लिस्ट दिए हैं, और मैंने आपको बोला ये सातों के सातों परागन को आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिए, और ये एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। कौन कौन सात है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। पहला वायु द्वारा परागन, दूसरा जल द्वारा परागन, तीसरा कीट द्वारा परागन, चौथा चमगादड़ द्वारा परागन, पांचवा घोंघा द्वारा परागन, छठा पक्षी द्वारा परागन, और सातवां जो है वो चींटियों द्वारा परागन। और इन सभी परागन को का एक अलग नाम होता है, और इन सातों नाम को आप निश्चित रूप से याद करके रखिए। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा कि मधुमक्खी द्वारा जो परागन होता है उसको क्या कहते हैं, तो जो मधुमक्खी द्वारा परागन होता है उसको हम लोग कीट परागन कहते हैं, और कीट परागन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली कहते हैं। तो हमारा 128 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 128 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही फल है। सही फल का मतलब हो गया सत्य फल। सही फल का मतलब हो गया सत्य फल। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सत्य फल का मतलब सही फल बोलिए, या फिर इसका दूसरा नाम होता है सत्य फल। सत्य फल, और सत्य फल का मतलब होता है कि जिस फल की उत्पत्ति अंडाशय से होती हो, जिस फल की उत्पत्ति अंडाशय से होती है उसको हम लोग बोलते हैं सत्य फल। तो यहाँ पर एक जो नारियल दिया गया है कि इसकी उत्पत्ति होती है किससे, अंडाशय से, इसीलिए नारियल जो हमारा हो जाएगा सत्य फल हो जाएगा। क्योंकि सेब, नाशपाती और काजू ये तीनों के तीनों जो है वो असत्य फल, ये तीनों के तीनों क्या है, असत्य फल है, क्योंकि इसका निर्माण जो है ना अंडाशय से ना होकर के पुष्प के किसी अन्य भाग जैसे बाह्यदल पुंज या पुष्पासन के माध्यम से होता है। इसीलिए सेब, नाशपाती और काजू को असत्य फल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सही फल। सही फल मतलब सत्य फल, और सत्य फल का मतलब जिसका निर्माण अंडाशय से होता हो। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 129 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 129 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 130 नंबर सवाल देखिए, कहा था कि लीची का खाने वाला भाग कौन सा है। आप सबको पता है कि लीची का जो बाह्य चोल होता है वही खाने वाला भाग होता है, यानी एक ब्लैक सा बीज होता है, और उस ब्लैक बीज के चारों ओर एक क्या होता है कि कवच बना रहता है, एक चोल बना रहता है उजला कलर का, जिसको हम लोग बोलते हैं बाह्य चोल। तो लीची का जो बाह्य चोल होता है वही खाने वाला भाग है, उसी को यहाँ अंग्रेजी में जो है ना पेरिकार्प के नाम से जाना जाता है। तो 130 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लीची का जो खाने वाला भाग है वो बाह्य चोल है, यानी पेरिकार्प है। कह रहा कि एक मटर के पौधों में 400 बीज के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो याद रखो कि एक मटर के बीज में 400 बीज का अगर निर्माण करना है तो इसमें 400 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी जितना बीज का निर्माण करना है उतनी अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो 131 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 131 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तथा न्यूक्लियस तथा इंटुगुमेंट से अतिरिक्त भ्रूण के निर्माण को क्या कहते हैं।
तो याद रखो, जब केंद्रक या इंट्रूगमेंट में अतिरिक्त भ्रूण का निर्माण हो रहा है, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे पॉली एम्ब्रायोनी। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं पॉली एम्ब्रायोनी, पॉली एम्ब्रायोनाई। तो याद रखिए कि जब केंद्रक या इंट्रूगमेंट में अतिरिक्त भ्रूण का निर्माण हो, तो इस निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग पॉली एम्ब्रायोनी के नाम से जानते हैं, पॉली एम्ब्रायोनी के नाम से जानते हैं। तो 132 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 132 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एंथर वाल का हिस्सा नहीं है। अब देखिए, एंथर वाल का हिस्सा नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें से एंथर वाल का मतलब हो गया कि ये हमारा जो नर जननांग है इसका हिस्सा नहीं है। तो नर जननांग का हिस्सा इसमें से कौन कौन नहीं है। मिडिल लेयर आपको पता है कि लघु बीजाणुधानी का एक हिस्सा है, कैपिटम भी उसी का एक हिस्सा है, और इंडोथीसियम भी उसी का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, इंडोथीलियम। ये इंडोथीलियम मैंने आपको कहीं भी नहीं लिखा होगा, क्योंकि जब मैं आपको लघु बीजाणुधानी की संरचना लिखा रहे होंगे तो इसके 4 भाग थे। इन 4 भाग में आपको इंडोथीसियम दिख जाएगा, कैपिटम दिख जाएगा और मिडिल लेयर दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो इंडोथीलियम लिखा हुआ है ये जो है लघु बीजाणुधानी का पार्ट नहीं है। तो चूंकि यहाँ पर पूछ भी रहा है नहीं है, तो नहीं है का मतलब अब ऑप्शन नंबर बी। तो 133 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चूंकि इंडोथीसियम, कैपिटम और मिडिल लेयर ये सभी के सभी लघु बीजाणुधानी का हिस्सा है। अब क्वेश्चन पूछ रहा कि हिस्सा नहीं है, तो नहीं है का मतलब इंडोथीसियम जो है ये इसका हिस्सा नहीं है। तो 133 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि एग एपार्टस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंड उपकरण। क्या बोलते हैं? अंड उपकरण। बहुत सारे बच्चे जिसको कि इंग्लिश से थोड़ी सी दिक्कतें आती है वो निश्चित रूप से अपने मटेरियल में इस हिंदी को लिख लिया कीजिए। एग एपार्टस बना होता है। एक एग एपार्टस में कुल मिलाकर के 3 कोशिकाएं होती है, आप सबको पता हो। जैसे ये भ्रूण कोश हो गया और इसके ऊपर में जो ये 3 कोशिकाओं का समूह है, इस समूह को हम लोग बोलते हैं अंड उपकरण, या फिर अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं एग एपार्टस। तो एग एपार्टस में क्या होता है, जो बीच वाली कोशिका होती है इसको हम लोग बोलते हैं एग सेल, और ये जो दोनों बगल वाली कोशिका है इसको हम लोग बोलते हैं सिंग्राइड्स, यानी सहायक कोशिका। तो याद रखिएगा कि एक एपार्टस में एग सेल भी होता है और सहायक कोशिका भी होती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है, ए और बी दोनों, ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 134 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एग एपार्टस में कुल मिलाकर के 3 कोशिकाएं, याद रखिए कितनी कोशिकाएं? एग एपार्टस में 3 कोशिकाएं, और इन 3 कोशिकाओं में जो बीच वाली कोशिका है उसको एग सेल, और जो दोनों बगल वाली कोशिका है इसको हम लोग बोलते हैं सिंग्रिड्स, यानी सहायक कोशिका। तो कुल मिलाकर ए भी सही है और बी भी सही है। इसका मतलब हो गया कि ए और बी दोनों सही है, इसलिए 134 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 134 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि नारियल के एंडोस्पर्म का कौन सा भाग लिक्विड साइनक्रीटियम कहलाता है। तो याद रखिएगा कि नारियल का जो भ्रूणपोष होता है, एंडोस्पर्म का मतलब होता है भ्रूणपोष होता है, उसको हम लोग द्रवित भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, नारियल का जो लिक्विड एंडोस्पर्म है, याद रखिए लिक्विड एंडोस्पर्म, इसका हिंदी होता है द्रवित भ्रूणपोष, द्रवित भ्रूणपोष। तो ये जो हमारा नारियल का जो द्रवित भ्रूणपोष होता है ना, यही क्या है, उसका लिक्विड भाग होता है। यानी आप नारियल जीवन में कभी ना कभी खाए होंगे, उसका जो लिक्विड वाला भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड एंडोस्पर्म, यानी द्रवित भ्रूणपोष कहते हैं। तो 135 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि पोलोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। एक बार रिपीट भी हुआ कि पोलोनोलॉजी में जो है ना परागकण का अध्ययन किया जाता है, यानी जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग परागकण के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पोलोनोलॉजी बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पोलोनोलॉजी बोलेंगे। तो 136 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
कहता आवृत बीजी में भ्रूणपोष होता है। फिर से रिपीट क्वेश्चन किया, आवृत बीजी में जो भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित होता है। इसको फिर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन, और जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है उसको आप पहले से भी पढ़ चुके होते हैं, इसीलिए उसमें ज्यादा समय व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है। कहता है वेसिका कंपेट्रियस, ये एक वैज्ञानिक नाम है, इसमें कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि बड़ा लंबा चौड़ा नाम बोल दिए, तो यहाँ पर जो बोर्ड पर लिखा गया है वेसिका कंप्रेटिस, ये एक सरसों का वैज्ञानिक नाम है। जो मस्टर्ड होता है ना, सरसों का जो पौधा होता है, अभी के समय में आपके खेत में लगा होगा, तो सरसों के पौधा को ही हम लोग बायोलॉजिकल नेम है उसका वेसिका कंप्रेटिस। तो जो ये सरसों है, इसका जो अंडाशय है का मुख्य लक्षण क्या होता है? इसके अंडाशय का मुख्य लक्षण ये होता है, इसका अंडाशय में रेपलम की उपस्थिति होती है। याद रखिएगा, इसके अंडाशय में क्या होता है? रेपलम की उपस्थिति होती है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर रेपलम क्या होता है? जैसे आप सरसों को देखते होंगे तो सरसों के ऊपर में एक ब्लैक कवर चढ़ा रहता है, किसी भी सरसों के ऊपर में एक कवच चढ़ा रहता है, वो पतला सा कवच चढ़ा होता है। इसी पतला से कवच को हम लोग बोलते हैं रेपलम। क्या बोलते हैं? रेपलम। तो याद रखिएगा कि सरसों का जो अंडाशय है उस पे एक कवच चढ़ा रहता है, एक छोटी सी परत चढ़ी रहती है, उस परत को हम लोग बोलते हैं रेपलम। इसीलिए हमारा 138 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 138 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि कौन सा डिप्लॉयड है? देखिए, डिप्लॉयड का मतलब होता है द्विगुणित। डिप्लॉयड एक अंग्रेजी वर्ड है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्विगुणित। और आप लोगों को अब पता चल गया होगा कि द्विगुणित का मतलब 2n, और 2n का मतलब जितनी भी कोशिका है उसको हम लोग 2n कहते हैं। तो यहाँ पर चूंकि परागकण है ये अगुणित है, आपको पता है, एक जो है ये भी अगुणित है और मेगास्पोर ये भी अगुणित है। इसका मतलब यहाँ पर जो MMC माइक्रो मदर सेल जो यहाँ पर लिखा गया है, मेगा मदर सेल, ये हमारा जो है ये चूंकि सेल जो ही लगा तो सेल का मतलब हो गया वह द्विगुणित हो जाएगा। तो हमारा 139 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, MMC मेगा मदर सेल। यानी सेल जो ही आया इसका मतलब यह द्विगुणित हो जाएगा। मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि जितने भी युग्मक होंगे अगुणित होंगे, जितनी भी कोशिका होगी वो द्विगुणित होंगे, और भ्रूणपोष जो है वो हमेशा त्रिगुणित हो जाएगा। तो 139 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MMC। चलिए 140 नंबर सवाल है कि अंडाशय के अंदर का उत्तक भाग जो एब्यूल्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है। आप सबको पता है कि अंडाशय के अंदर बीजांड को पकड़ कर रखने वाली जो संरचना होती है उसको हम लोग जो एब्यूल्स के साथ जुड़ी होती है इसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्लेसेंटा। जैसे कि आपको पता होगा कि माँ के गर्भ में जो बच्चे डेवलप कर रहे होते हैं तो माँ के आहार नाल से बच्चों के नाभि के माध्यम से पोषण प्राप्त होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। इसी तरह जब अंडाशय के अंदर जो उत्तक बीजांड पाया जाता है, अंडाशय के अंदर जो बीजांड पाया जाता है जिसमें कि नए भ्रूण का विकास हो रहा होता है, उस भ्रूण को पोषण देने वाला जो एक कड़ी होती है उस कड़ी को हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। उस कड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। तो याद रखिएगा 140 का हमारा सही आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। या ऑप्शन नंबर बी में है या सी में है वो मटेरियल में देख लीजिए, लेकिन 140 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेसेंटा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से बेमेल, बेमेल या विषम मतलब सही नहीं है, तो इसमें से कौन ऐसा पार्ट है जो सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सही नहीं है उसके बारे में बताना। जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों के तीनों क्या है कि एक ही कैटेगरी के। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर जो सी है वो तीनों के तीनों एक कैटेगरी के हैं। और यहाँ पर जो आपको ऑब्यूल्स दिया गया है, ये ऑब्यूल्स का मतलब होता है बीजांड, और यहाँ पर ये जो बीजांड है ये आपका बेमेल है। यानी तीनों में से अगर विषम की बात करेंगे तो ये बीजांड है। तो 141 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑब्यूल यानी बीजांड। कहता है हर्कोगेमस पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए हर्कोगेमस
इसको हिंदी में बोलते हैं उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प, याद रखिएगा, हरकोगेमस को बोलते हैं उभयलिंगी पुष्प। और उभयलिंगी पुष्प का मतलब होता है कि एक ही पुष्प में जब नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाया जाता हो, जब एक ही पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग यानी वर्तिकाग्र और परागकोश दोनों पाया जाता हो, इसे हम लोग बोलते हैं उभयलिंगी पुष्प। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है मदार, ये एक प्रकार का क्या है, हेरकोगेमस पुष्प है। क्यों है? क्योंकि मदार जो होता है यह एक द्विलिंगी पुष्प है, इसमें परागकोश भी है और वर्तिकाग्र भी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस परागकोश और वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोध उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण इससे निकलने वाला जो परागकण है ना, इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण ये उभयलिंगी होने के बावजूद भी, द्विलिंगी होने के बावजूद भी इसमें क्या होता है कि पर परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं हेरकोगेमस। क्या बोलते हैं? हेरकोगेमस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मदार, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, वह बीजांड वक्रता के कारण बीजांड का एवं भ्रूणकोश के बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित होता है। इस प्रकार के बीजांड को हम लोग हेलिट्रोपस कहते हैं। ये फिर से एक बीजांड की प्रक्रिया आ गई। तो मैंने आपको बताया कि एक बीजांड का लिस्ट बनवा लीजिए, इसमें ये जान लीजिए कि कौन कौन से बीजांड की क्या क्या विशेषता होती है। यहाँ पर एक हेलिट्रोपस बीजांड है। हेलिट्रोपस बीजांड का मतलब होता है कि वह बीजांड वक्रता के कारण बीजांड का एवं भ्रूणकोश, याद रखिएगा, इसका जो बीजांड का है और इसका जो भ्रूणकोश है और इसका जो बीजांड वृंत है, ये तीनों एक समकोण पर स्थित होता है। तो इस प्रकार के बीजांड को हम लोग हेलिट्रोपस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोफाइल, देखिए माइक्रोफाइल का मतलब होता है कि बीजांड द्वार, इसको क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार में क्या पाया जाता है? तो ये हमारा एक प्रकार का बीजांड बन गया और इसके जो नीचे वाला भाग है जहां पर एक छोटी सी छिद्र पाई जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं बीजांड द्वार। इसी छिद्र को हम लोग बोलते हैं बीजांड द्वार। तो ये बीजांड द्वार किसका भाग है? तो ये एब्यूल्स यानी बीजांड का तो भाग होगा ही, लेकिन इसी एब्यूल से तो बीज भी नहीं बनता है जी। तो ये बीजांड का भी भाग हो जाएगा और बीज का भी भाग हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, दोनों, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे को लगता होगा कि बीजांड द्वार जो है वो बीजांड का भाग है। अब बीजांड का तो भाग है ही, लेकिन बीजांड से ही बीज की उत्पत्ति हो रही है, इसीलिए इसका सही आंसर बीजांड भी हो जाएगा और बीज भी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। तो 144 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 144 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहा कि मादा गैमेटोफाइट दर्शाता है। मादा गैमेटोफाइट, मादा का मतलब हो गया कि मेल जो गैमेटोफाइट्स है, या किसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपको एम्ब्रायो सैक को, यानी ये दर्शाता है आपको भ्रूणकोश को। किसको दर्शाता है? भ्रूणकोश को। याद रखिएगा, जो हमारा मेल क्या है जी, ये हमारा जो मेल गैमेटोफाइट्स है, ये किसको दर्शाता है? तो ये एम्ब्रायो सैक को दर्शाता है, यानी भ्रूणकोश को दर्शाता है। कहता किसी आवृतबीजी का फीमेल गैमेटोफाइट क्या दर्शाता है? जैसे अब फिर से वही सवाल पूछ दिया कि जो फीमेल गैमेटोफाइट्स है ये किसको दर्शाता है? तो हूबहू वही क्वेश्चन है, जो फीमेल गैमेटोफाइट्स है ये हमारा एम्ब्रायो सैक को दर्शाएगा। एम्ब्रायो सैक का मतलब होता है ये हमारा भ्रूणकोश को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? भ्रूणकोश को दर्शाएगा। क्योंकि यहाँ पर भ्रूणकोश ऑप्शन में है ही नहीं, इस भ्रूणकोश के अंदर पाए जाने वाला जो एग सेल है उसको दर्शाएगा। तो सीधे सीधे याद रखिएगा कि फीमेल गैमेटोफाइट्स मुख्य रूप से एग सेल को ही दर्शाता है, लेकिन जब एग सेल ऑप्शन में नहीं दिया रहे तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्ब्रायो सैक, जो कि 145 नंबर प्रश्न में दिया गया। तो 145 और 146 ये दोनों प्रश्न एक ही सवाल पूछ रहा है कि फीमेल गैमेटोफाइट्स किसको दर्शाता है। तो दोनों एक सेल को दर्शाता है, लेकिन जब एक सेल ऑप्शन में नहीं रहे तो उस स्थिति में आप एम्ब्रायो सैक जो है इसका आंसर मार सकते हैं ऑप्शन के अनुसार।
अगला सवाल है कि निषेचन के समय यानी जिस समय फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो प्रारूपिक द्विबीजपत्री के मादा गैमेटोफाइट्स होते हैं। तो उसमें आपको पता होगा कि जिस समय निषेचन की प्रक्रिया हो रही होती है उस समय एक गैमेटोफाइट्स में कुल मिलाकर 8 केंद्रक होते हैं और 7 कोशिकाएं होती है। 8 केंद्रक होते हैं और 7 कोशिकाएं होती है। 8 केंद्रक होता है और इसमें 7 कोशिकाएं होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही आंसर हो जाएगा, 8 केंद्रक और 7 कोशिका। क्योंकि जो हमारा भ्रूणपोष होता है ये भी वही होता है। भ्रूणपोष का मतलब होता है कि 8 केंद्रक और 7 कोशिकीय वाली संरचना को हम लोग बोलते हैं भ्रूणपोष, जो कि गैमेटोफाइट्स होते हैं। जो कि क्या होते हैं? गैमेटोफाइट्स होते हैं। तो 147 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो हमारा सवाल है कि फीलीफॉर्म, देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, फीलीफॉर्म क्या है कि जो हमारा अंड उपकरण है, याद रखिए फीलीफॉर्म का मतलब होता है हमारा जो अंड उपकरण है। अंड उपकरण का मतलब क्या? भ्रूणकोश के ऊपर 3 कोशिकाओं का जो समूह है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंड उपकरण। इस अंड उपकरण में उंगली नुमा एक संरचना पाई जाती है। याद रखिएगा जो हमारा अंड उपकरण है इस अंड उपकरण में एक उंगली नुमा संरचना पाई जाती है। इस उंगली नुमा संरचना को हम लोग बोलते हैं फीलीफॉर्म। और यह किसकी विशेषता है? तो ये हमारी सहायक कोशिका यानी सिंग्रेट्स की विशेषता है। सिंग्रेट्स मतलब होता है सहायक कोशिका की ये विशेषता है। सहायक कोशिका की विशेषता। आप सबको पता है कि फीलीफॉर्म क्या है? फीलीफॉर्म एक अंड उपकरण का में पाए जाने वाला एक उंगली नुमा संरचना है जो कि मध्य कोशिका के दोनों तरफ पाई जाती है, जिसको हम लोग सहायक कोशिका के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आंसर वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिंग्रिड, जिसको हिंदी में हम लोग सहायक कोशिका के नाम से जानते हैं। तो 148 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 149 नंबर सवाल है कि एक अगुणित कोशिका जो समसूत्री विभाजन द्वारा एम्ब्रायो सैक बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो एक गुणित कोशिका जो समसूत्री विभाजन के द्वारा एम्ब्रायो सैक बनाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, यानी हिंदी में हम इसको बोलेंगे क्रियात्मक गुरु बीजाणु। क्रियात्मक गुरु बीजाणु इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे क्रियात्मक गुरु बीजाणु। इसको हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक गुरु बीजाणु। क्रियात्मक गुरु बीजाणु। तो याद रखिए कि अगुणित कोशिका जो कि समसूत्री विभाजन के बाद एम्ब्रायो सैक का निर्माण करता है। एम्ब्रायो सैक का मतलब भ्रूणकोश का निर्माण करता है। भ्रूणकोश का निर्माण करता है। इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। हिंदी में हम इसको लोग बोलते हैं क्रियात्मक गुरु बीजाणु। हिंदी में हम लोग इसको बोलेंगे क्रियात्मक गुरु बीजाणु। यानी 149 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आज के वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन, करा किसी सामान्य बीजपत्री परागकोश में केंद्रक का अरेंजमेंट कैसे होता है? तो ध्यान रखिएगा केंद्रक का अरेंजमेंट कैसे होता है। मान लो यहाँ पर एक भ्रूणकोश है और इसमें 3 कोशिका ऊपर में, 2 कोशिका बीच में और 3 कोशिका नीचे में। तो अरेंजमेंट आप बता दीजिए। ऊपर में कितना? 3, तो चलो यहाँ 3 हो गया। बीच में कितना? 2, तो यहाँ 2 हो गया। और नीचे में भी कितना? 3। इसका मतलब जो है हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है यानी 3 + 2 + 3 ये अरेंजमेंट रहता है। तो सही आंसर हो जाएगा 3 + 2 + 3 यानी कुल मिलाकर 8 केंद्रक भ्रूणकोश के अंदर मिलते हैं। तो इस प्रकार आपका जो ये पार्ट 2 वीडियो है ये समाप्त होता है। आप सबों को जानकारी के लिए बता दें कि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव में कुछ ना कुछ दिक्कत होगा। तो हमारा जो ऑफलाइन क्लास है वो सुबह 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10 चलता है। आप इसमें से किसी भी बैच में आकर के अध्ययन कर सकते हैं। और 11th के क्लास के लिए अब रजिस्ट्रेशन शुरू है। और जो भी व्यक्ति 11th के क्लास के लिए इच्छुक है या आपके छोटे भाई भी होंगे या आपके रिश्तेदार में होंगे तो उसे निश्चित रूप से सूचना दीजिए। 11th क्लास के लिए हम लोग का रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। और हम फिर से मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में यानी पार्ट 4 में। तब तक के लिए आप लोग अपना विशेष ख्याल रखिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।